कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट पार्ट हमने जहाँ तक कवर किया था उसमें हमने ट्रांसफ़र फंक्शन डिस्कस किए थे। उससे नेक्स्ट पार्ट है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस इससे पहले आप 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको मैंने पहले बताया जो पूरा वेरी शॉर्ट टाइम होता है, मीन्स जब स्विचिंग हो रही होती है, स्विचिंग के फ़ौरन बाद, ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। एक वो रिस्पांस होता है कि जो स्टेडी स्टेट में होता है, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ट्रांजिएंट रिस्पांस एग्जिस्ट नहीं करता, उस वक्त सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टेडी स्टेट रिस्पांस वो है जो ऑल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस में आपको याद होगा कि जब हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया तो इस तरह के जो सर्किट्स थे उसमें जब इनपुट फंक्शन नॉर्मली क्या था, डीसी सोर्सेज होते थे 10 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स। तो जब इनपुट फंक्शन कॉज की फॉर्म में आए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t आए, तो आपको याद होगा कि यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन उनको सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते और इनपुट फंक्शन जब राइट हैंड साइड पर, आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, राइट साइड पर कांस्टेंट a आता था। इन केसेस में क्या हुआ, जब आपने स्टेडी स्टेट रिस्पांस में जब आपने AC अप्लाई की तो फंक्शन आपके इनपुट फंक्शन कॉज साइन की फॉर्म में आ गए। तो उस वक्त राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट a नहीं बल्कि f ऑफ t आ रहा था। तो उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली जैसे हमने किया फेजर से बहुत डिफिकल्ट था। तो हमने कहा कि इसको हम सेकंड ऑर्डर से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे फेजर्स को यूज़ करते हुए। और फेजर्स को यूज़ करते हुए आपको याद है आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं जिसमें इनपुट इस तरह के आए AC स्टेडी स्टेट के। हम क्या करते थे, हम सिंपल एक मैग्नीट्यूड लेते थे और एक फेज एंगल लेते थे और बाकी फंक्शन को छोड़ देते थे। मेन वैल्यूज क्या थी फेजर में, मैग्नीट्यूड उस फंक्शन का क्या है और उसका फेज एंगल क्या है, और उसको लेके हम कैलकुलेशन करते थे। अब इसमें स्टेडी स्टेट रिस्पांस लैप्लास में आपने कैसे करना है, अगर सर्किट्स वैसे ही आ गए हैं। अब VST जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं है बल्कि tan cos of 2t u of t है। तो इसकी स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है ये ड्राइव कैसे हुआ, की बुक में इसको ड्राइव किया हुआ है, बहुत सी असम्पशन करके ड्राइव किया है, इसलिए हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वांटिटीज क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली YSST आता है हमारा इस फॉर्म में, ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को आपको याद है हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस j sin थीटा की फॉर्म में। तो एक्चुअली ये जो हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो एक्चुअल फंक्शन का जो रियल पार्ट है, जो इसका रियल पार्ट बनेगा, एक बनेगा cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस 5j ओमेगा नॉट, दूसरा बनेगा प्लस jxm x h j ओमेगा नॉट sin ऑफ दिस। तो हम देखते हैं जो हमारा रियल फंक्शन, क्योंकि हमने जो फोर्सिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं रियल टाइम में वो xm cos 2t के फंक्शंस हैं। तो वो क्या बनता है, वो इस कॉम्प्लेक्स फोर्सिंग फंक्शन का रियल पार्ट बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो जो इसका रियल पार्ट है वो ये बनता है। ये ड्राइव कैसे हुआ यार आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इन क्वांटिटीज को समझ लें कि ये वैल्यूज क्या है। तो xm आपका जो भी फंक्शन गिवन है उसका मैग्नीट्यूड होगा। h ऑफ j ओमेगा नॉट क्या है, इससे पहले आप h ऑफ s फाइंड कर चुके हैं, आपको पता है y s इक्वल होता है h ऑफ s इनटू x ऑफ s। y s इक्वल होता है h ऑफ s इनटू x ऑफ s के। तो ट्रांसफर फंक्शन हम h ऑफ s को कहते हैं। h ऑफ s इससे पहले आप फाइंड भी कर चुके हैं। अब h ऑफ j ओमेगा नॉट क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने किसी भी सर्किट के लिए h ऑफ s फाइंड कर लेना। फॉर एग्जांपल h ऑफ s आता है s ओवर s स्क्वायर प्लस s प्लस 1।
इस फॉर्म में आ गया आपका एच ऑफ एस। इस एच ऑफ एस से एच ऑफ जी ओमेगा नॉट कैसे निकालना है? ओमेगा नॉट आपको गिवन होगा, कहां पर गिवन होगा? जो फंक्शन गिवन होता है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? xm cos ओमेगा नॉट t। तो ये जो वैल्यू होती है ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये कितनी है ओमेगा नॉट इस केस में? 2। तो एच ऑफ एस को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एच ऑफ जे ओमेगा नॉट से, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी होगी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट आपने आइडेंटिफाई कर ली 2, तो सिंपली एस की जगह आप जे ओमेगा नॉट पुट कर दें। एस बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल पार्ट प्लस जे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, रियल और इमेजिनरी। तो हम रियल पार्ट को फिलहाल अगर जीरो कंसीडर कर लें तो ये जे इमेजिनरी के फॉर्म वही जे ओमेगा नॉट की फॉर्म है। तो ओमेगा नॉट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से और जे साथ पुट कर देंगे, तो एच ऑफ एस इज एस ओवर एस के प्लस एस प्लस 1 में हमने एस की जगह जे ओमेगा नॉट पुट कर देना है। ओमेगा नॉट क्या है? 2, तो J2 यानी कि J2 पुट करते हैं। तो इधर J2 पुट करें, S की जगह J2, S स्क्वायर की जगह J2 का स्क्वायर, S की जगह J2 प्लस 1। इससे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा जिसका कोई मैग्नीट्यूड होगा AM और उसका कोई एंगल होगा फाई। तो ये जो एंगल है वो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो ये वाला एंगल होगा। अभी हम इस एग्जांपल को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एच ऑफ एस आपको फाइंड करना आता है। एच ऑफ एस आपने वैसे ही फाइंड करना है और जब उस एस की जगह ओमेगा नॉट पुट करेंगे तो आप एच ऑफ जे ओमेगा नॉट पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। xm हो गया मैग्नीट्यूड और एंगल हो गया ओमेगा नॉट। तो ये वाला एंगल, ये एंगल होगा, ये मैग्नीट्यूड कहां पर पुट करना है आपने? ये देखिए एच ऑफ जे ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड ये होगा, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये इक्वेशन y एस एस टी इज इक्वल टू xm मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ j ओमेगा नॉट इनटू cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस k प्लस phi ऑफ j ओमेगा नॉट। इसमें ये मैं क्वांटिटीज आपको बता रहा हूँ कि x की कौन सी क्वांटिटीज है। xm जो फंक्शन गिवन है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ j ओमेगा नॉट, ये जब आप j ओमेगा नॉट पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास फेजर की फॉर्म में आएगा। एक मैग्नीट्यूड होगा, एक एंगल होगा। मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पुट कर देना है, एंगल आपने यहाँ पुट कर देना है। पीछे रह गया cos ऑफ ओमेगा नॉट t। ओमेगा नॉट तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। cos ओमेगा नॉट t में ओमेगा नॉट क्या है? 2। तो ये सारी क्वांटिटीज जब आप फाइंड कर लेंगे तो आप किसी भी सर्किट का स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल v नॉट ऑफ t, इसका कहते हैं कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड करें। तो v नॉट ऑफ t का हम v नॉट एस एस टी फाइंड करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं फाइंड करें v नॉट v स्टेडी स्टेट इस सर्किट में। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में v s ऑफ t क्या हो जाता है? v s ऑफ s इंडक्टर j ओमेगा l या s l, तो l अगर 1 हेनरी है तो ये सिर्फ s रह जाएगा। ये होता है 1 ओवर s c, तो ये हो जाएगा 1 ओवर s c 2 ओवर s 2 ओवर s और रेजिस्टेंस वैसे ही रहती है। तो अब हमने फाइंड कर लेना है इसका फंक्शन एच ऑफ एस। क्यों हमें एच ऑफ एस चाहिए? ताकि हम उसमें जे ओमेगा नॉट पुट करके ये वाली दो क्वांटिटीज फाइंड कर सकें। तो एच ऑफ एस फाइंड करने के लिए मुझे आउटपुट
डिवाइड बाय इनपुट, इस टर्म में फंक्शन चाहिए। एच ऑफ एस किसके इक्वल होगा, वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाय वी एस ऑफ एस। तो इस पर कोई भी एनालिसिस हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो हमें नजर आ रहा है वो है नोडल एनालिसिस। वी वन ऑफ एस इसको डिफाइन कर दिया। अब वी वन ऑफ एस की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, वी वन ऑफ एस माइनस वी एस ऑफ एस डिवाइड बाय 2 प्लस वी वन ऑफ एस ओवर एस प्लस वी वन ऑफ एस। अब दो तरीके हैं इसके लिखने के, या तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ वी वन ऑफ एस माइनस वी नॉट ऑफ एस ओवर 2 और एस, फिर मुझे वी नॉट ऑफ एस की एक और इक्वेशन अलग से लिखनी पड़ेगी, या मैं यूं भी लिख सकता हूँ वी वन ऑफ एस ओवर 2 ओवर एस प्लस 1, दोनों ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ वी वन ऑफ एस ओवर इस टोटल रेजिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो बन जाएगा 2 ओवर एस प्लस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली एच ऑफ एस के जो पोल्स होते हैं वो ट्रांजिएंट रिस्पांस फाइंड करते हैं, और जो एक्स ऑफ एस के पोल्स होते हैं वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड करने में हेल्पफुल होते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पर एलसीएम रिक्वायर्ड है वहाँ पर एलसीएम ले लूँ, बाकी वी वन ऑफ एस कॉमन ले लूँ। इसका एलसीएम क्या बनेगा 2 ओवर एस प्लस 1, साइड पे देखिए आप 2 ओवर एस प्लस 1 2 प्लस 2s 2 प्लस 2s। तो ये हम यहीं पे राइट कर देते हैं 2 प्लस 2 s ओवर s 2 प्लस 2s ओवर s 2 प्लस s सॉरी 2 प्लस s आना चाहिए, 2s नहीं, 2 प्लस s बनता है 2 प्लस s। तो इसको अगर मैं वी वन ऑफ एस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर एस प्लस एस ओवर 2 प्लस एस इंटू वी वन ऑफ एस इक्वल टू वी एस ऑफ एस ओवर 2। अब दूसरी क्वेश्चन अगर आप देखें, या क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने ग्रुप में, ये दोबारा मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने लगा हूँ। वी नॉट ऑफ एस को इन टर्म्स ऑफ वी वन ऑफ एस लिखने के लिए वोल्टेज डिवाइडर, वी वन ऑफ एस कौन से वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। जो वोल्टेज इसके क्रॉस हैं और इस ब्रांच के पैरेलल में क्या है, दिस प्लस दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ये पूरे इस ब्रांच के पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर इसके क्रॉस वी वन ऑफ एस है तो इसके क्रॉस भी वी वन ऑफ एस है, मींस ये दोनों सीरीज में हैं और इन दोनों के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो वी वन ऑफ एस है। तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल मैं ये लिख सकता हूँ कि वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 ओवर एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू total voltage, in this case total voltage is V1 of S using voltage divider rule। तो इसका हम ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं। 2 और S प्लस 1 का एलसीएम क्या आता था, S वन ओवर 2 प्लस S ओवर S
इंटू V1 ऑफ S इज V0 ऑफ S। तो अब इधर से V1 ऑफ S की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दूं, या इधर से V1 ऑफ S की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दूं, मेरे पास ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ V0 ऑफ S और Vs ऑफ S आ जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके मैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो यूँ लिख सकता हूँ S/2 प्लस S प्लस 2। तो इधर से अब मैं V1 ऑफ S की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो इनका एलसीएम अगर मैं ले लूँ, इसका एलसीएम क्या बनेगा 2 इंटू S प्लस 2 S इंटू S प्लस 2 प्लस 2 इंटू S प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 2S V1 ऑफ S इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, Vs ऑफ S ओवर 2। तो अब यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो V1 ऑफ S को अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो वो मैं यूँ लिख सकता हूँ V1 ऑफ S इज एक्चुअली इक्वल टू, इस इक्वेशन को यूज करते हुए S ओवर S प्लस 2 इंटू V0 ऑफ S। तो V1 ऑफ S की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या बनेगा S इंटू S प्लस 2 प्लस 2 इंटू S प्लस 2 प्लस 2S डिवाइडेड बाय 2 इंटू S प्लस 2। अब V1 ऑफ S की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं, क्या है S ओवर S प्लस 2 V0 of S is equal to Vs of S over 2 S से कैंसिल हो गया और V0 of S over Vs of S, इसको हम कह सकते हैं H ऑफ S, इसके फुल बन गया 2 इंटू S प्लस 2 2 इंटू S प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू S प्लस 2 प्लस 2 S प्लस 2 प्लस 2S। ठीक है, Vs ऑफ S इधर आ गया, ये वाली टर्म्स न्यूमरेटर में चली गई, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई और ये 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो से कैंसिल हो गया, क्या बच गया S प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, S प्लस 2 से मैं कॉमन ले लेता हूँ, S प्लस 2 कॉमन है फर्स्ट वाली टर्म्स में, तो ये क्या बन जाएगा S प्लस 2
प्लस 2s तो ये ds प्लस 2 स्क्वायर हो गया प्लस 2s s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2s दिस इज h ऑफ s। अगर इसको मैं h ऑफ g ओमेगा नॉट पुट करूँ, ओमेगा नॉट हमारे पास पता है क्या था, ये सब t में डाल दिया, ये अब t का 2 cos of 2t ut 2 cos of 2t ut था। जी तो h ऑफ j2 क्या बनेगा, j2 प्लस 2 स्क्वायर और j2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू j2। अच्छा, यहाँ पर जब हमने वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई किया है, बेसिकली v1 ऑफ s 2 प्लस s ओवर s इंटू v नॉट ऑफ s बनता है, जबकि हमने इसको चेंज नहीं किया। तो ये एक्चुअली s प्लस 2 ओवर s है, s प्लस 2 ओवर s, s प्लस 2 ओवर s करेंगे तो इसे ये वहाँ से चेंज हो जाएगा, s प्लस 2 ओवर s, तो ये s कैंसिल होगा, एक्चुअली s प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये v नॉट ऑफ s इक्वल बन जाएगा now 2s square divided by 2 into तो मल्टीप्लाई कर दें s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 4 प्लस 2s तो बन जाएगा s स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4 कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अच्छा, बाद में देख लीजिएगा, आई थिंक कहीं पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। जो एक्चुअल फंक्शन है, एक्चुअल एस ऑफ एस, क्योंकि एग्जांपल है तो एग्जांपल बुक में देख लीजिएगा, मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। एक्चुअल है वो आता है 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। हमने ये कैलकुलेट किया, जबकि एक्चुअल बुक में ये आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कहीं पे कोई मिस्टेक होगी, उसको आप देख लीजिए। हम इसको लेके चल रहे हैं, ये आना चाहिए था, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिएगा कहाँ पे होगी।
तो ये फंक्शन आ गया, इससे हम फाइंड कर लेते हैं एच ऑफ जे ओमेगा नॉट। तो हमें पता है ओमेगा नॉट 2 है, तो क्या बन जाएगा जे2 स्क्वायर प्लस 3 जे2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू जे2 प्लस 4। तो इससे जो हमारे पास Hj2 आ जाता है, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे ही कैलकुलेटर पे, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर आएगा मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आता है वो है 0.354 और एंगल 45। 0.354 और एंगल 45 ये आ गया Hj2। तो अब आपने ये वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, तो आपके पास जो V नॉट एस एस ऑफ t है वो क्या बन जाएगा, xm इज 2, मैग्नीट्यूड 2 था, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ j ओमेगा नॉट क्या है 0.354 इंटू कॉज ऑफ ओमेगा नॉट इज 2, so 2t प्लस जे ओमेगा नॉट का थीटा क्या है 45 डिग्री। तो ये है आपका आंसर। 2 इंटू 0.354 क्या बन जाएगा, थ्री पॉइंट फाइव फोर इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 45। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक इस क्वेश्चन की देख लीजिएगा कहाँ पे रही है, तो शायद कुछ स्किप हो गया होगा। तो हमारा जो फंक्शन जो सॉल्व करके आ रहा था वो ये आ रहा था एक्चुअल फंक्शन, क्योंकि मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्चुअल फंक्शन ये है, बुक में ये सॉल्व है, ये आया, इसको चेक कर लीजिएगा। अब एच एफ एस हमारे पास आ गया, इस फार्मूला के मुताबिक हमें एच ऑफ जे ओमेगा नॉट चाहिए था, हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है 2, तो इसमें J2 पुट किया और इसको सॉल्व कर लिया। कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो इसका आंसर आया कि ये बनता है 0.354 मैग्नीट्यूड और एंगल बनता है 45। तो स्टैंडर्ड फंक्शन को देखते हुए मैग्नीट्यूड xm कहाँ है, जो फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा 2, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट इसका मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ओमेगा नॉट 2 है, और एंगल कहाँ से आएगा, ये जो इसका एंगल है। तो ये आ गया स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस आ गया इस सर्किट का, जो हम इससे पहले किसमें सॉल्व करते रहे हैं, यूजिंग फेजर सॉल्व करते रहे हैं। तो अगर आप लैप्लास से स्टेडी स्टेट रिस्पांस निकालना चाह रहे हैं तो वो ऐसे आएगा। अच्छा, एक्चुअल मैग्नीट्यूड 10 है, हमने 2 लिखा हुआ था, तो ये याद रखें, तभी 3.54 बनेगा। 10 इंटू 0.354 इज 3.54। चलिए, हमारे पास आ गया स्टेडी स्टेट रिस्पांस, और जो एक्चुअल रिस्पांस है वो कंप्लीटली कवर करना चाहिए इसको, स्टेडी स्टेट को भी और ट्रांजिएंट स्टेट को भी। तो अगर आप एक्चुअल रिस्पांस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे फाइंड करना चाहिए, एक्चुअल रिस्पांस आपका होता है नॉट ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल होगा, इसको वाई ऑफ एस की फॉर्म में लिखते हैं, एच ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस।
तो अभी हमने सिर्फ स्टेडी स्टेट फाइंड किया था HFS फाइंड करके, लेकिन अगर आप कंप्लीट रिस्पांस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप HFS को फाइंड करेंगे। पहले जो भी HFS आता है, HFS हमारा आया था s स्क्वायर ओवर 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 s स्क्वायर ओवर 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 यह इनटू इनपुट जो थी आपकी x ऑफ s, उसको भी साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद उसको सॉल्व करना। तो उससे जो फंक्शन आपका आएगा, रिस्पांस आएगा, वो कंप्लीट रिस्पांस होगा। उसमें ट्रांजिट रिस्पांस भी कवर हो रहा होगा और स्टेडी स्टेट भी कवर हो रहा होगा। तो x ऑफ s क्या है? x ऑफ s हमारे केस में ये v ऑफ s था, इसको vs ऑफ s कर लें, इसको v ऑफ s कर लें। तो हमारे केस में vs ऑफ s क्या था? tan cos of 2t, tan cos of 2t ut cos of 2t की ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो क्या बनती है? s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, here a is 2 तो 4 बन जाएगी। तो cos 2t की जो फॉर्म होगी लेफ्ट वाली वो s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 होगी। तो क्योंकि tan cos of 2t है तो ये हो जाएगा tan s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो आपके पास जो रिस्पांस आएगा वो कंप्लीट रिस्पांस होगा, जिसमें स्टेडी स्टेट भी होगा और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी होगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ये बन जाएगा tan s क्यूब और s स्क्वायर प्लस 4 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। ये आपकी स्टिल एग्जाम्पल ही है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन के क्या तरीके हैं? या तो सिंपल रूट्स आती हैं, या कॉम्प्लेक्स आती हैं, या रिपीटेड आती हैं, ठीक है। तो इस केस में आई थिंक ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगी, तो दो कॉस फंक्शन आपस में ऐड होंगे। एक तो एग्जैक्टली वही बनेगा जो स्टेडी स्टेट का भी हमारा आंसर बन रहा था, प्लस जो दूसरा वाला पार्ट है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस वाला पार्ट बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास कंप्लीट रिस्पांस आएगा। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आपने सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने अप्लाई करनी है, तो फाइनल आंसर देखना है। फाइनल आंसर में एक तो कम्प्लीटली टर्म वो होगी जो स्टेडी स्टेट की टर्म अभी हमने फाइंड की थी, प्लस ट्रांजिएंट स्टेट वाली टर्म भी इसमें ऐड होगी, तो उस रिस्पांस को हम कंप्लीट रिस्पांस कहेंगे। तो इसको आपने फर्दर सॉल्व करके देखना है। अब इससे रिलेटेड कोई असेसमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी, cos of 2t 4 ohm and 1/4f 4 ohm 1/4। फाइंड क्या करना है?
कहते हैं वी नॉट एस एस टी फाइंड। वी नॉट इसको कहा है उसने, कहते हैं वी नॉट स्टेडी स्टेट फाइंड। क्या होगा स्टेडी स्टेट के लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वी नॉट एस एस टी को इसके इक्वल होना चाहिए एक्स एम, इस केस में वी एम, मैग्नीट्यूड क्या था एच ऑफ जे ओमेगा नॉट कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट इस केस में क्या है, 2 है, 2t प्लस फाई ऑफ जे ओमेगा नॉट। ये है फंक्शन। ये सारी क्वांटिटीज हमें फाइंड करने को सबसे पहले हमें चाहिए एच ऑफ एस। एच ऑफ एस क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। इस केस में क्या होना चाहिए, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। वी इनपुट हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास करंट सोर्स है इनपुट के तौर पर, तो हम क्या करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे पहले इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई एफ एस। आई एफ एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने जो फार्मूला लिखा था, 1 ओवर 4 ओवर एस बन जाएगा, ये भी 4 ओवर एस बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में वही सेम रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ मैं यूँ कर सकता हूँ, इसको मैं बना दूंगा वी आई एफ एस। वी आई एफ एस किसके इक्वल होगा, ये इम्पीडेंस इंटू आई एफ एस, 4 प्लस 4 ओवर एस इंटू आई एफ एस। ठीक है, और ये हमने वी नॉट और एस फाइंड करना। तो अब हमें वी आई एफ एस भी आ गया, वी नॉट ऑफ एस फाइंड करने, तो सबसे पहले हम एच ऑफ एस फाइंड कर लेते हैं जो इन टर्म्स ऑफ वी नॉट ऑफ एस और वी आई एस। उसके लिए नोडल एनालिसिस अगेन क्या बनेगा जी, वी वन ऑफ एस माइनस वी आई ऑफ एस ओवर 4 प्लस 4 ओवर एस प्लस वी वन ऑफ एस ओवर एस प्लस वी वन ऑफ एस ओवर 2 प्लस 4 ओवर एस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर एलसीएम ले लेंगे 4s प्लस 4 ओवर एस बन जाएगा, 4s प्लस 4 ओवर एस, और ये 2s प्लस 4 ओवर एस बन जाएगा, 2s प्लस 4 ओवर एस बन जाएगा। तो अब अगर इसी से मैं वी वन ऑफ एस कॉमन ले लूँ, वी वन ऑफ एस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, एस ओवर 4s प्लस 1 प्लस 1 ओवर एस प्लस
एस ओवर 2s प्लस 2 कॉमन एरिया 2। अच्छा एक और चीज़ देखें, हमने गलती कर दी, v1/s माइनस v1/s होना चाहिए, vi/s, v1/s माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स उल्टा लगा है, क्योंकि फ्रंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ये हो गया इज इक्वल टू, इसके इक्वल बन जाएगा ये s माइनस s vi/s ओवर s इंटू s प्लस 4 इंटू s प्लस 1। ये अब v1/s देखें अगेन वोल्टेज डिवाइडर रूल से, v1/s किसके इक्वल है, v0/s, v0/s इक्वल है 4/s डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/s इंटू v1/s यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ से हम अगर v1/s की वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ से हम अगर v1/s की वैल्यू फाइंड कर लें तो v1/s किसके इक्वल होगा, v0/s इंटू 2 प्लस 4/s डिवाइडेड बाय 4/s, ये होगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, v0/s ऐसे सब इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो v1/s किसके इक्वल रह गया, s प्लस 2 ओवर 4 इंटू v0/s v1/s। तो v1/s की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन में, अगर हम v1/s की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनेगा, 2 इंटू s प्लस 2 v0/s 2 इंटू एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या बनता है 8 इंटू s इंटू s प्लस 1 s प्लस 2, तो 4s प्लस 1 s इंटू 2 इंटू s इंटू s प्लस 2। अब ये आप लोग गौर से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है। प्लस 8 इंटू s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 2s प्लस 2 गया 4s इंटू s प्लस 1 4s इंटू s प्लस 1, ये आया इक्वल टू माइनस s vi/s ओवर 4 इंटू s प्लस 1 इक्वल टू माइनस s vi/s ओवर
4x+1, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट की थी। तो ये x+1 इस x+1 से क्या कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर 2 रह जाएगा। बाकी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रह गया s+2 divided by 2 v dot of s into अब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं यही बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस हैं। बार बार मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो बन गया 22s² 2s² इंटू s 2s³ ये तुम भी देखना 2s³ इंटू 2 प्लस 2s² इंटू 2 इज 4s² 4s² plus 8s into s 8 plus 8s² 8s into 2 16 s plus 8 into s 8s plus 8 into 2 16 plus 4 s square plus 4x plus 4s square plus 4s, ये हो गया डिवाइड बाय 2s into s plus 2 to s into s plus 2 s plus 2 इससे कैंसिल हो, ठीक है। इक्वल टू किसके था ये माइनस एस वी आई एस डिवाइड बाय दोनों कैंसिल हो जी। अब ये मज़ीद कैसे सॉल्व हो सकता है, वी नॉट ऑफ एस ओवर वी आई एस करते हैं अगर हम, इक्वल रह जाएगा -2s divided by 2s³ plus 4 4 8 16s² plus 24 28s plus 28s plus 16 plus 16, ठीक है। और स्टिल कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास आ गया एच ऑफ एस, हमने एच ऑफ एस फाइंड कर लिया, तो अब हम एच ऑफ जे ओमेगा नॉट फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा नॉट हमें पता है क्या है 2 J2, तो -2 इंटू J2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू J2 क्यूब प्लस 16 इंटू J2 स्क्वायर प्लस 28 इंटू J2 प्लस 16। अब इसका एक आंसर आएगा एम्पलीट्यूड और एंगल, ठीक है, एम्पलीट्यूड और एंगल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है, एम्पलीट्यूड की जगह ये वाला एम्पलीट्यूड लिख देंगे और एंगल की जगह ये एंगल।
इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर पे अब ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये AM और फाई ही यूज़ कर रहा हूँ। Start it. तो PM हमारे पास 2 है, Hj2 क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू जो भी मैग्नीट्यूड आएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट 2 है 2t प्लस एंगल ये वाला आ जाएगा, ये होगा स्टेडी स्टेट वोल्टेज स्टेडी स्टेट वोल्टेज, ठीक है। तो अगेन दो तरह के स्टेट्स होती हैं, एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है, एक स्टेडी स्टेट होती है। ट्रांजिएंट स्टेट वो होती है जो कि t = ∞ पे एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि स्टेडी स्टेट और वैल्यूज ऑफ t के लिए एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ट्रांजिएंट वाला रिस्पॉन्स इससे पहले हमने पढ़ा है 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, और स्टेडी स्टेट हमने पढ़ा है 8, 9 चैप्टर में, एक वोल्टेज रिस्पॉन्स और पावर रिस्पॉन्स। उसके बाद अगेन जब हमने लैप्लास स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ऑर्डर को भी दोबारा से कवर किया, सेकंड ऑर्डर को भी दोबारा से कवर किया, फिर जो लास्ट लेक्चर में चीज़ रह गई थी वो था स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट अभी तक लैप्लास में हमने कवर नहीं किया। तो लैप्लास में अगर आप स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड करना चाहें तो उसका ये तरीका होता है। ये इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई, डेरिवेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस इक्वेशन को यूज़ करना आना चाहिए आपको कि J2 क्या है और J2 क्या है, बाकी इक्वेशन आसान है। तो ऐसे अगर आपको कहा जाए किसी भी सर्किट में कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड करें तो आपने केवल रिस्पांस फाइंड करना है, और अगर आपको कहा जाए कि कंप्लीट रिस्पांस फाइंड करें तो कंप्लीट रिस्पांस में फिर आपने ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू बनती है, IFS क्या है, IFS इज 2x/s² + 4, तो ये आ जाएगा VIS। तो कंप्लीट रिस्पांस क्या होगा, V ऑफ S विल बी इक्वल टू, एक तो आपने H ऑफ S फाइंड किया है, H ऑफ S लिख लेना है, इंटू VI ऑफ S। VI ऑफ S इसका आंसर होगा 4 + 4/f × 2s² + 4। तो अगर आपको कंप्लीट रिस्पांस फाइंड करने का कहा जाए तो आपने H ऑफ S की जगह जो भी आपने H ऑफ S फाइंड किया वो लिखना है, और इनपुट की जगह तो कंप्लीट फंक्शन लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कंप्लीट रिस्पांस होगा, मींस वो स्टेडी स्टेट भी कवर करेगा प्लस ट्रांजिएंट भी कवर करेगा, ठीक है। कंप्लीट रिस्पांस का कहा जाए तो आपने ऐसे करना है, स्टेडी स्टेट का कहा जाए तो आपने सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर देना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मेथड ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए स्टेडी स्टेट रिस्पांस फाइंड करने के लिए। इसका कुछ एग्जाम्पल्स और सोल्यूशन हम और भी फर्दर शेयर कर देंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।